वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ नवपाषाण स्थल दिए हुए हैं और कुछ स्थान दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर बताना है इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, मेहरगढ़, उसका महाराष्ट्र। गुफा काल जो है बिहार, और चिरांद कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से कोई भी सही नहीं है। मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। सेकंड वाला है गुफकाल, जो है वो कहाँ पर है हमारा, तो वह श्रीनगर से कितने 40 किलोमीटर दूर है, जो हुरमीर गांव है वहाँ पर है ये। ठीक है। फिर हमारा जो है चिरांद, चिरांद कहाँ पर है, पटना से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम गंगा पर स्थित है। तो इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बस्ती जिसे 7000 ईसा पूर्व में माना जाता है, मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान के एक प्रांत कौन सा, बलूचिस्तान में स्थित है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति अपने आवास गड्ढों, चीनी मिट्टी के बर्तनों, एक विस्तृत श्रृंखला, मत्तर और हड्डी के औजारों की विविधता और माइक्रो लिथ्स जो है एक पूर्ण अनुपस्थिति के कारण प्रतिष्ठित थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, बुर्ज होम है, जिसका अर्थ है बर्च का स्थान, जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। गुफकल जो है वो कहाँ पर, श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूर पर त्राल के हुर्दुमीर जो इलाके में जो बर्नमीर गांव है वहाँ पर स्थित है। एक नवपाषाण काल है जिसमें जो इसमें स्थल है। और ये क्या है, गुफ काल जो है दो कश्मीरी शब्दों जैसे गुफ जिसका अर्थ है गुफा और क्राल यानी जिसका अर्थ है कुम्हार का संयोजन। गुफ जो क्राल है कश्मीर की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है, और इसकी उत्पत्ति कब 2000 से 3000 ईसा में पूर्व में हुई थी। अतः युग में जो हमारा सेकंड वाला है सही सुमेलित नहीं है। भारत में दूसरी जगह जहाँ काफ़ी मात्रा में हड्डी के औजार मिले वह है चिरांद, जो पटना से 40 किलोमीटर की दूर पश्चिम गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित परंपराओं पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर दे रखी है जोरवे संस्कृति, सेकेंड है बनास संस्कृति, थर्ड है मालवा संस्कृति। हमें इसमें से बताना है ताम्र जो पाषाण है उसमें कितनी संस्कृति से, जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति से कितनी इसमें से जुड़ी हुई है परंपराएं। ठीक है। तो इसमें से हमारे कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। सभी तीनों, जोरवे संस्कृति, बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, तीनों ही ताम्र पाषाण काल की संस्कृति से जुड़ी हुई परंपरा है। ठीक है। ताम्र पाषाण संस्कृति मानव इतिहास का वह चरण है जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग किया जाता था। यह मूल रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी और भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। इन संस्कृतियों की पहचान मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं के आधार पर की जाती थी और इन्हें उनके प्रमुख स्थलों या संबंधित क्षेत्रों के नाम से भी रखा गया है। ठीक है। कुछ प्रमुख गैर हड़प्पा ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ इस प्रकार है। बनास संस्कृति राजस्थान, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति सौराष्ट्र तट 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और जो सावलदा संस्कृति वो कहाँ पर है, तापी घाटी। इसलिए हमारा इसमें से जो आंसर होगा वो सही, सी, तीनों ही सही है, सी आंसर होगा इसका। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आईवीसी साइट से और नदी दे रखी है, हमें यहाँ पर बताना है इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। फर्स्ट दे रखा है हमें हड़प्पा सिंधु नदी, सेकंड दे रखा है कालीबंगन भोगवा नदी, थर्ड दे रखा है लोथल गंगर नदी। हमें यहाँ पर बताना है इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। हड़प्पा से हमें कौन सी नदी मिली है, रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। और जो कालीबंगन है वहाँ से क्या मिली है हमें, गंगर नदी। और लोथल से हमें कौन सी नदी मिली है, तो हमें साबरमती नदी मिली है। ठीक है। इसलिए हमारा इसमें से कोई भी सही नहीं है। हड़प्पा जो पंजाब के पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है जो पंजाब पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
ये है हमारा सुत कांगेडोर पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान जो प्रांत में दस्त नदी के किनारे है। चन्हुद्रो यह पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो कहाँ पर है, घाघर नदी के तट पर स्थित है, इसलिए हमारा सेकंड वाला भी सही नहीं। लोथल यह भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह है जो साबरमती नदी के किनारे एक सहायक नदी भोंगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये जो हमारा थर्ड वाला आंसर है इसका क्या होगा, लोथल। लोथल कहाँ पर है, साबरमती के तट पर। कौन सी नदी है एक और जो उसकी सहायक है, भोगवा नदी, उसके तट पर स्थित है। ठीक है, इसलिए हमारा थर्ड वाला भी सही सुमेलित नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वाला, बृहदारण्यक जो उपनिषद है आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला सबसे पहला ग्रंथ था। सेकंड वाला है कथा उपनिषद में सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है, मंत्र शामिल है। तीसरा है जो हमारा मुंडका उपनिषद नचिकेता और यम की कहानी बताता है। तो हम इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। इसमें से हमारा जो फर्स्ट वाला है वही सही है ना। जो हमारा सेकंड वाला है कथा उपनिषद में सत्यमेव जो जयते है उसकी मंत्र शामिल है, तो कथा में नहीं है, किसमें, मुंडका में, मुंडका उपनिषद में है। और यहाँ पर दे रखा है हमें मुंडका उपनिषद नचिकेत और यम की कहानी बताता है, तो कौन बताता है, कठोपनिषद। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर ये भी थर्ड वाला भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। उपनिषद 4 प्रकार के ग्रंथों में से एक है जो मिलकर वेदों का निर्माण करते हैं, जो अधिकांश हिंदू परंपराओं के पवित्र ग्रंथ है। चारों वेदों में से प्रत्येक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में एक संहिता, भजनों या पवित्र सूत्रों का संग्रह, एक ब्राह्मण गद्य व्याख्या और ब्राह्मण के 2 परिशिष्ट होते हैं। इनमें से एक आरण्यक और जंगल की पुस्तक है जो गुण सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, जिन्हें जंगल या अन्य दूरस्थ स्थानों पर दीक्षित लोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है। दूसरा परिशिष्ट उपनिषद जो मानवता और ब्रह्मांड के बीच के संबंध पर विचार करता है। हमारा 108 उपनिषद ज्ञात है, जिनमें से पहले दर्जन या तो सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण तथा उन्हें प्रमुख या मुख्य उपनिषद कहा जाता है। कुछ मुख्य जो हमारे महत्वपूर्ण उपनिषद है वो कौन कौन से, ऐतरेय उपनिषद आत्मा और चेतना के निर्माण के बारे में बात करता है। छांदोग्य उपनिषद ये मंत्रों की लय और जप से संबंधित है। जो यहाँ पर बृहदारण्यक जो है उपनिषद या आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म के परिणामों के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला सबसे पहला ग्रंथ था। ठीक है, मुंडका उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, मंत्र शामिल है जो भारत के राष्ट्र के प्रतीक से लिया गया है। ठीक है, कठोपनिषद या नचिकेता और यम की कहानी बताता है, उनकी बातचीत मनुष्य आत्मा ज्ञान और मोक्ष मुक्ति की चर्चा में विकसित होती है। हमारा आ गया है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ ऋग वैदिक नाम दिए और कुछ आधुनिक नाम भी दिए, हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, वितस्ता, झेलम, और सेकेंड है आशिकिनी, चिनाब, और थर्ड है हमारा सुतृदी। इसमें क्या, सतलंज। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी, सभी तीन ही, वितस्ता, झेलम, असिकिनी, चिनाब और सुतृदी, ये क्या है, सतलंज, तीनों ही सही है हमारे। व्याख्या, वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियों और उनके आधुनिक नामों की सूची हमें दे रखी है। ऋग वैदिक नाम, आधुनिक नाम। ठीक है, सिंधु, इंडस, वितस्ता, झेलम, आसिकनी, चिनाब, सुतद्री, सतलुज और पुरुषणी, रवि और हस्तद्वती, घंगर। ठीक है, हस्तद्वती क्या है, घाघर नदी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम से संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा मंडल जो सोम से संबंधित है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, सी, नवा मंडल जो है वो क्या है हमारे यहाँ पर, जो हमारा नवा मंडल है वो क्या, ऋग्वेद के जो सोम मंडल से संबंधित है, नवा मंडल। ठीक है, और इसमें कितने 114 सूक्त है, कितने 114 सूक्त है। मूल रूप से अग्निष्टोमा यज्ञ के दौरान एक शक्तिशाली पेय बनाने वाला पौधा भांग हो सकता है, जिसे पौधों का राजा कहा जाता है, और बाद में इसकी पहचान चंद्रमा से की गई। ऋग्वेद के 90 मंडल में 114 सूक्त है, जिसका श्रेय सोम को दिया जाता है, इसलिए इसे सोम मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन जो सही थर्ड वाला है, सी, वो सही है।
समुद्री शैवाल के संबंध में हमें बताना है कितने कथन इसमें से हमें सही दिए गए। फर्स्ट है हमें इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है। सेकेंड है बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे के जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन के रूप में जाना जाता है, जो मछली, घोंगे, समुद्री अर्चिन के लिए पानी के नीचे नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड है वे अतिरिक्त पोषक तत्व को अवशोषित करके उन और समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत देकर जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें हमारे केवल 2 सही है। कौन कौन से? हमारे जो फर्स्ट और सेकंड सही, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रोंग है। इसमें दे रखा है वे अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करके समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत देते हैं। क्या है इसका जो हमारा आंसर होगा वो? सॉरी, इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। इसका जो हमारा 17वां क्वेश्चन था हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं। समुद्री शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें यहाँ पर बताना है कितने सही नहीं है। ठीक है, इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है। सेकेंड है बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे के जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन के रूप में जाना जाता है, जो मछली, घोंगे, समुद्री अर्चिन के लिए पानी के नीचे नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड है वे अतिरिक्त पोषक तत्व को अवशोषित करके और समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत देकर जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा वो होगा डी। इसमें से हमारा कोई भी जो है हमारे क्या नहीं है? सही नहीं है। इसमें हमारे कितने सही नहीं है तो हमें बताना तो इसमें क्या है? तीनों ही सही है। ठीक है, समुद्री शैवाल इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है, तो इसलिए हमारे फर्स्ट वाला सही है। समुद्री शैवाल अधिकतर अंतर्जारवरी क्षेत्र में समुद्र के उथले और गहरे पानी में व मुहाना तक बैक वाटर में भी पाए जाते हैं। समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वनों कहा जाता है। ये जंगल में मछली, घोंगे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। भारत के समुद्री लगभग 844 समुद्री शैवाल प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्री शैवाल की अनेक प्रजातियां जैसे गोलिडिएला, एके रोसा, ग्रेसिलेरिया और एडुलिस और गैसिलेरिया, क्रेसा ग्रेसिलेरिया जो है, वेरिकोसा और सरगसुम जो है, एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि इसमें है। तो इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है वो सही है। इसलिए हमारे इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 18 ई इंक डिस्प्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर दे रखा है ई इंक के बारे में, हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है जो कागज पर प्रारंभिक जो स्याही की उपस्थिति की नकल करती है। सेकेंड, इनमें एक स्पष्ट तरल पदार्थ निलंबित सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सफ़ेद कणों को नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए काले कणों से भरे लाखों छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। थर्ड है यह बेकेलाइट का उपयोग करता है और रोशनी को उसी तरह प्रतिबिंबित करता है और एलसीडी और तथा एलईडी डिस्प्ले में होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा बी, केवल 2। इसमें हमारे जो फर्स्ट और जो सेकेंड है वो हमारे इसमें सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड है यह बेकेलाइट का उपयोग करता है और रोशनी को उसी तरह प्रतिबिंबित करता है जैसे एलईडी तथा, तो ये एलईडी और डिस्प्ले की क्या करता है? विपरीत। ये किस प्रकार कागज के समान ही इसका उपयोग होता है और ये कागज के समान ही प्रयोग में लिया जाता है, ना कि एलईडी और एलसीडी उनके विपरीत ये प्रयोग करता है या उनके विपरीत ही। हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है जो कागज पर प्रारंभिक जो स्याही की उपस्थिति की नकल करती है। सेकेंड है इसमें एक स्पष्ट तरल पदार्थ निलंबित सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सफेद कणों का नकारात्मक
तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही है। इसमें एक स्पष्ट तरल पदार्थ निलंबित सकारात्मक रूप से अवशोषित किए गए सफेद कणों नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए काले कणों से भरे लाखों छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही है। लेकिन जो हमारा थर्ड है वो रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? ई इंक डिस्प्ले अपने न्यून विद्युत उपयोग नेत्रों अनुकूल सुविधाओं तथा विविध अनुप्रयोग के माध्यम से दृश्य प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाते। इंक डिस्प्ले एलईडी एलसीडी डिस्प्ले के विपरीत कागज के समान जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करते। यह नेत्रों के तनाव को कम करता है और न्यूनतम विद्युत का उपयोग करता है, क्योंकि यह केवल छवि बदलने पर ही ऊर्जा की खपत करता है। ठीक है, हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर रामसर जो साइट दे रखी है और उनके राज्य दे रखे, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? अघनासिनी जो मुहाना है वो कहाँ है? कर्नाटक में बताया गया है। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु जो है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, ये रिजर्व वन कहाँ पर है? केरल में। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, इसमें हमारे दोनों ही सही है। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है इसमें, ये लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन कहाँ पर है? ये केरल में नहीं है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, इसलिए हमारा ये सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व की आर्द्र भूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया है, जिनसे इनकी संख्या मौजूदा 75 से क्या कर दी गई? 80 कर दी गई। इनमें से 3 स्थल कौन से? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व अघनासिकी मुहाना और मगादी केरे संरक्षक जो कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जबकि 2 कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इसलिए हमारा सेकंड वाला भी सही सुमेलित है। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला वो सही नहीं, क्योंकि उसमें हमें क्या दे रखा था? केरल। लेकिन ये केरल में नहीं, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे अधिक रामसर साइट्स 16 साइटें जो कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितनी? 10 साइटें। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो रामसर साइट्स 16 साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और 10 साइट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI पारंपरिक न्यूरोमस्कुलर मार्गों का उपयोग किए बिना मस्तिष्क एवं बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाता है। सेकेंड वाला है, BCI के साथ मस्तिष्क गतिविधि की पहचान करके सेंसर का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में कमांड में परिवर्तन किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता अपने विचार का उपयोग करके बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कर सके। हमें इसमें से बताना है कितने, हमारे यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हमारा सही है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है? कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और कथन सेकंड जो है फर्स्ट की व्याख्या करता है। सेकंड वाला हमारा कथन 1 और B दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा कथन सेकंड है जो वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड वाला हमारा कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत है। फोर्थ है हमारा कथन फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो हमें इसमें से बताना है कितने, इसमें से हमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही वाला है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। यह कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाला फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यह एक ऐसी तकनीक है जो नसों और मांसपेशियों जैसे पारंपरिक न्यूरोमस्कुलर जो होते हैं उनको मार्गों का उपयोग किए बिना ब्रेन तथा कंप्यूटर या प्रोस्थेटिक्स जो जैसी बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। इसमें आमतौर पर ब्रेन जो गतिविधियों का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में आदेशों या कार्यों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे व्यक्ति उपकरणों को नियंत्रित करने या अपने विचारों का उपयोग कर बाहरी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। इसलिए कथन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो कथन सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।